मैंने आपको बताया कि हमारा जो सेशन रहेगा 1-to-1 रहेगा। ओके। अब देखो, अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑल ओवर पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी में जैसे आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं। अपने सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया, देन उसके बाद में आपका सॉक एनालिस्ट हो गया, पेनिट्रेशन टेस्टर हो गया। ओके। अब जो हम लोग कोर्स ऑफर कर रहे हैं, एज एन मैं इसको बोलता हूँ ऑल ओवर पेनिट्रेशन टेस्टर। ओके। अब ये जो ऑल ओवर पेनिट्रेशन टेस्टर है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें सिखाई जाएगी। तो सबसे पहला होता है आपका एथिकल हैकिंग प्लस सिस्टम पेन टेस्ट। ठीक है। अब ये जो एथिकल हैकिंग और प्लस सिस्टम पेन टेस्ट क्या होता है, क्योंकि आपका जो एथिकल हैकिंग है, ठीक है, अब एथिकल हैकिंग का ही एक एडवांस सेक्शन होता है सिस्टम पेन टेस्ट का, जो हम एक ही कोर्स में कवर अप करते हैं, जिसके अंदर आपका नेटवर्क पेन टेस्ट कंप्लीट होता है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास में जो नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, ये यहाँ पे आपका अपना कंप्लीट होता है विद बेसिक्स। आपको यहाँ पे नेटवर्किंग भी सिखाई जाएगी कि क्या क्या नेटवर्किंग में होता है, क्योंकि अगर आपको नेटवर्किंग के बारे में ही नहीं पता है तो आप आगे की टेस्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है। तो सारा का सारा इस पे आपको नेटवर्क पेन टेस्ट रहेगा, बेसिक नेटवर्किंग रहेगी, प्लस इसके अंदर सिस्टम पेन टेस्ट भी होता है, जहाँ पे आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद में सेकंड चीज हमारी होती है वो है वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग। वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के साथ में आपको वेब सर्वर्स टेस्टिंग भी मिलेगा, क्योंकि जो भी आपका वेब एप्लीकेशन है वो आपके वेब वेब सर्वर पे ही होस्टेड होता है। ठीक है। अब इसके अंदर आपको बेनिफिट्स ये है, सबसे पहला होता है बग बाउंटी। ठीक है। अब आपकी जो हैकिंग की जर्नी है वो आपकी वेब एप्लीकेशन पेनटेस्ट से ज्यादा स्टार्ट होती है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो, अगर मैं किसी भी नेटवर्क पे टेस्ट करता हूँ, या तो वो नेटवर्क पब्लिक होनी चाहिए, या तो उसके अंदर कोई ना कोई वेब सर्वर्स होनी चाहिए, या तो अगर मुझे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा करके या फिर वीपीएन का एक्सेस लेके मुझे नेटवर्क को टेस्ट करना है। बट मोस्ट ऑफ द जो बिजनेस है, ठीक है, वो सारा के सारा डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन पे। ठीक है। आप फेसबुक ले लो, गूगल ले लो, ठीक है, इनफैक्ट कुछ गेमिंग सेक्टर्स होगा जैसे कि ड्रीम 11। ओके। तो ये सारा जो बिजनेस है वो आपका रन कर रहा है एप्लीकेशन के बेस्ड पे। ओके। अब वेब एप्लीकेशन में आपको वेब सर्वर पेन टेस्ट रहेगा, जहाँ पे आपको बग बाउंटी सिखाई जाएगी। ठीक है। और इसके अंदर आपको वेब सिक्योरिटी सिखाई जाएगी। अब बग बाउंटी और वेब सिक्योरिटी में अलग अलग रिपोर्ट राइटिंग आपको बताया जाएगा, क्योंकि जब आप किसी एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहां पे रिपोर्ट राइटिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आपने अगर एक बार बग फाइल किया हुआ है तो आगे वाले को समझना चाहिए कि आपने किस प्रकार से बग फाइल किया है, कौन सा वो बग है, और उसको कैसे फिक्स करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मिटिगेशन। फिर आपकी तीसरी चीज आती है जो है आपके पास में मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग। ठीक है। अब मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में आपको एपीआई पेन टेस्ट भी रहेगा, क्योंकि आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो एपीआई के साथ ही कम्युनिकेट करता है। ठीक है। तो इसके साथ में आपको एपीआई पेन टेस्ट रहता है, इनफैक्ट ये भी आप बग बाउंटी में यूज कर सकते हो। ठीक है। और इसको हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी में लेते हैं। अब दोनों ही चीज जो है वो काफी ज्यादा अलग होती है, लेकिन अगर मैं एपीआई पेन टेस्ट की बात करूं तो एपीआई पेन टेस्ट आपके वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट से भी कोरिलेट करता है, क्योंकि वेब एप्लीकेशन में भी एपीआईज होते हैं। ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ओके। तो ये पूरा के पूरा ऑल ओवर पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पैकेज है। जैसे कि आपने सुना होगा ओएससीपी, ठीक है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी। देन उसके बाद में सी पेंट होता है, माइल्ड होता है। ऐसे कई सारे ग्लोबल सर्टिफिकेशंस भी हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं ग्लोबल सर्टिफिकेशन के बारे में बात करूं कि ये कोर्स के बाद अगर आपको किसी भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन में एनरोल करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हो, जैसे कि CEH, OSCP, या माइल 2 का सी CPT और CPE। ठीक है। जहाँ पे आपको सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टर और सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टर इंजीनियर और कंसल्टेंट, CPTC है ये। ठीक है। इंजीनियर और कंसल्टेंट, ये दोनों के लिए भी आप रेडी कर सकते हो। ठीक है। अब ग्लोबल सर्टिफिकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस की। ठीक है। अगर सपोज मैं खुद जो है, मेरे पास सिर्फ CEH का ही सर्टिफिकेट है, लेकिन CEH का OSCP का माइल 2 का सर्टिफिकेट ये हर 3 महीने में एक्सपायर हो जाता है।
ठीक है, अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूं तो टोटल आपको 80K से लेकर तो 1 लाख तक के इसके आपको प्राइसिंग होती है आपके सर्टिफिकेशंस की, जो आपका मैटर करता है 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, अब यही 80K और 1 लाख में आप चाहो तो इससे भी ज्यादा कोर्सेस लर्न कर सकते हो। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में यही 3 चीजें नहीं है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्लाउड सिक्योरिटी भी है, हार्डवेयर सिक्योरिटी भी है। ठीक है, तो एज एन पहली बार में आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन लोगे तो फिलहाल जो है ये आप नहीं करो तो बेटर है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे ही आपकी ये 3 चीज़ें परफेक्ट हो जाती है, आप अगर इंश्योर हो जाते हो कि हाँ मैं प्रिपरेशन के लिए रेडी हूँ, मैं एग्जाम के लिए रेडी हूँ, तभी आप जो है वो ग्लोबल ग्लोबल सर्टिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, अब साइबर बग से आपको क्या क्या सर्टिफिकेशंस मिलते हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जो साइबर बग से सर्टिफिकेशन मिलेगी, ठीक है, ये कोई ग्लोबल बेस्ड नहीं है, ना ही ये प्राइवेट, ना ही ये गवर्नमेंट बेस्ड है, ये एक प्राइवेट सेक्टर है सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है, जहाँ पे आपको एथिकल हैकिंग का मिलेगा, वेब पेन टेस्ट का मिलेगा, और मोबाइल पेन टेस्ट का सर्टिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको जैसे मैंने बताया था, जैसे कि आपको लाइव सिस्टम हैकिंग्स रहेगी, लाइव आपको प्रोजेक्ट्स रहेंगे, क्योंकि मेन जो आपका काम है वो वेब एप्लीकेशन से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अपना प्रोफाइल दिखाता हूँ, बैकग्राउंड। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि बकराउड और हैकर वन ही है। ठीक है, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है, 24 से भी ज्यादा प्लेटफॉर्म है, इनफैक्ट रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर्स भी है आपके पास में। ठीक है, जहाँ पे आप जो है वो टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं फिलहाल यहाँ पे नॉर्मल अपने पेमेंट्स के बारे में, या फिर मैं जो वल्नरेबिलिटीज फाइंड किया जहाँ पे मुझे बाउंड्रीज मिली है, क्योंकि मैं रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर पे भी अटैक करता हूँ, तो वहाँ पे भी कई सारे आपको कभी कभी वाउचर्स मिलते हैं। ठीक है, कभी स्वैग्स मिलते हैं, डिपेंड करता है। ओके, तो जैसे कि $350 का जो है वो बाउंटी मिला है मुझे बकराउड में। ठीक है, अब जैसे कि जैसे मैंने आपको बोला था, आप जो कोर्स फी देते हो, ठीक है, अगर आपने कोई भी वल्नरेबिलिटी फाइंड किया है तो वो वल्नरेबिलिटी का आपको जितना आपने कोर्स परचेज किया उतना आपको रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, अब यही सेम इसके अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे एंगेजमेंट्स के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जहाँ पे आप खुद ही वहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि देखो अगर आप कभी डेवलपमेंट में जाते हो, ठीक है, अगर आप कभी जैसे आप खुद अभी डिजिटल मार्केटिंग में हो, ओके, अगर सपोज आपका कभी खुद का प्रोडक्ट है जो आप खुद ही उसको डिजिटल मार्केटिंग लाइक मार्केटिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए प्रैक्टिकल बेस पे काफ़ी अच्छी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक ऐसे लाइव प्रोजेक्ट चाहिए ही चाहिए जैसे आप एज एन किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। ठीक है, तो एज सच यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे पोर्नोग्राफीज वगैरह भी है जो आप टेस्ट कर सकते हैं, वैसे तो ये लीगल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आप टेस्टिंग कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप क्या बग्स वहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में हैकर वंस भी है। ठीक है, हैकर वन भी मैं आपको दिखाता हूँ। हैकर वन की एक्टिविटी कंपनी पार्टनरशिप। ठीक है, ये हैकर वन है। यहाँ पे भी सेम आपको काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, और डिपेंड करता है कि कितने वल्नरेबिलिटी पे, कौन से वल्नरेबिलिटीज पे आपकी बाउंड्रीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 प्रकार की टेस्टिंग होती है। सबसे पहला है आपका मैनुअल टेस्टिंग, या फिर मैं पकड़ लेता हूँ सबसे पहला ऑटोमेशन टेस्टिंग, जो सिर्फ और सिर्फ 30% होता है आपके वीएपीटी का। और सेकंड है आपका मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है, जो आपका 70% होता है पूरे वीएपीटी का। ठीक है, अब वीएपीटी का मतलब ही है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों होते हैं। अगर आप बग बाउंटी में जाते हो तो बग बाउंटी में मैनुअल टेस्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, क्योंकि आपके बग सिर्फ और सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग में ही वैलिड होते हैं, लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन बेस जाते हो तो वहाँ पे आप ऑटोमेशन एंड मैनुअल दोनों ही कर सकते हो। ठीक है, अब
ये चीज़ में क्या होता है कि जब भी आप कोई पेन टेस्ट परफॉर्म करते हो, लेट से सपोज फेसबुक ने मुझे एज अ फ्रीलांस हायर किया, ठीक है, एज अ फ्रीलांस की बात कर रहा हूँ मैं। अब फेसबुक ने मुझे एज अ फ्रीलांस हायर किया और इसने मुझे बोला कि मेरे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि उसका वेब है, ठीक है, मोबाइल है, देन उसके बाद में नेटवर्क है, एपीआई है, ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसको टेस्ट करने हैं और उसको रिपोर्ट देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो फेसबुक मुझे एक डॉक्यूमेंटेशन देगा जहाँ पे मुझे बताएगा कि आपको कौन सा वेबसाइट टेस्ट करना है, कौन सा वेबसाइट नहीं टेस्ट करना है। उसको हम लोग बोलते हैं स्कोप और आउट ऑफ स्कोप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक ने बोला कि आपको सिर्फ facebook.com पर ही टेस्ट करना है, ठीक है, ना ही आपको इंस्टाग्राम पे टेस्ट करना है, ना ही आपको व्हाट्सएप पे अपना टेस्ट करना है, क्योंकि ये दोनों अभी फेसबुक के अंडर पे है, ठीक है। तो आपका जो स्कोप है, पहले आपको स्कोप डिफाइन करना पड़ता है कि आपको किस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर पे टेस्ट करना है, किस पे नहीं करना है, ठीक है। फिर वो डॉक्यूमेंट्स के बाद में आपके पास एक फेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेन टेस्ट फेजेस, ठीक है। अब ये जो पेन टेस्ट फेज है, इसके अंदर जैसे कि सबसे पहला होता है आपका स्कोप डिफाइनिंग, जहाँ पे आप स्कोप को डिफाइन करते हो, ठीक है, रादर देन आपके पास में यूआरएल है, आपके पास में एपीके है, या फिर आपके पास में आईपी है, ठीक है। आप पहले अपना स्कोप डिसाइड करते हो कि आपको किस पे टेस्ट करना है। देन सेकंड चीज जो आती है वो है आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग में क्या होता है कि जब भी आप अपना स्कोप डिफाइन करते हो, फिर उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है, जैसे कि उसके सब डोमेन्स क्या है, कितने आईपीस कनेक्टेड है, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या क्या डीएनएस की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको पेन टेस्टिंग के लिए चाहिए, आप सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग से ले लेते हो। फिर उसके बाद आता है आपका स्कैनिंग का पार्ट, जहाँ पे आप नेटवर्क की स्कैन करते हो उस पर्टिकुलर आईपी और डोमेन को लेकर के, ठीक है, जैसे कि उसके प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, उसके वर्जन्स कौन से हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में वो काम कर रहा है, क्योंकि ये सारे इंफॉर्मेशंस आपको जानना ज़रूरी है आप अगर बग्स फाइल कर रहे हो तो। फिर उसके बाद में फोर्थ में आता है आपका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। अब ये जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आप करते हो, ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में आपकी स्कैनिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है। जहाँ पे आप ऑटोमेशन टेस्टिंग प्लस मैनुअल टेस्टिंग जो है आप यहाँ पे यूज करते हो ताकि आप रिपोर्ट जनरेट कर सको। फिर अगर आपको वल्नरेबिलिटी मिल जाती है, अगर आप उसको एक्सप्लॉइट कर पा रहे हो, तो फिर वहां पे जाता है एक्सप्लॉइटेशन पे, जहाँ पे आप उस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी पे एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। एक्सप्लॉइट करने के बाद फिर आता है गेनिंग एक्सेस, ठीक है। अगर एक्सप्लॉइटेशन करने के बाद अगर आप वहां पे सिस्टम का एक्सेस गेन कर रहे हो या फिर कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। अब एक्सेस गेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा किसी भी सिस्टम का एक्सेस गेन करोगे, ठीक है, इसको हम लोग मैलिशियस एक्टिविटी में भी डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने इसके पहले भी सुना होगा, जैसे कि 100 रुपीज़ का अगर टी शर्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं पैरामीटर टेम्परिंग अटैक। अगर 100 रुपीज़ का टी शर्ट है, अगर वही 100 रुपीज़ का टी शर्ट मैं 2 रुपीज़ में अगर परचेस कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने किसी का भी सिस्टम एक्सेस नहीं लिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी इंटीग्रिटी ब्रेक किया है, मैंने इसकी प्राइसिंग चेंज किया है। तो ये हो गया मैलिशियस एक्टिविटी। तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक्सेस गेनिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैलिशियस एक्टिविटी भी परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं पीटी, विच इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग। क्योंकि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में आप पूरी की पूरी स्कैनिंग परफॉर्म करते हो, जहाँ पे आपको ऑटोमेशन प्लस मैनुअल मिलता है, ठीक है। और मैनुअल में ही आपको पीटी करना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स, ठीक है, एक्सप्लॉइट करके। देन उसके बाद में आता है आपका लास्ट में रिपोर्ट राइट, और ये होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में आपके रिपोर्ट में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी का इम्पैक्ट होना चाहिए, उस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी का पाथ होना चाहिए, प्लस वो कितना क्रिटिकल है, जैसे कि लो, हाई, मीडियम, ठीक है, क्या उसकी सीवियरिटी होती है, एंड मिटिगेशन कैसे आप उसको फिक्स करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक रिपोर्ट राइटिंग दिखाता हूँ, रिसेंटली हमने साइबर बग्स ने एक प्रोजेक्ट लिया था टेस्टिंग के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क प्रोजेक्ट पे ही है। ये तो आपको एथिकल हैकिंग में कवर अप होता है, लेकिन नॉट पूरा के पूरा कवर अप नहीं होगा, क्योंकि ये आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक पार्ट ही होता है एथिकल हैकिंग में। मैं पहले इसको दिखाता हूँ, वेट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक्सटर्नल नेटवर्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेन टेस्टिंग रिपोर्ट है, जो अभी रिसेंटली हमने टेस्ट किया था, ये 2 आईपीस के ऊपर,
ठीक है, और ये पब्लिक आईपी है, इसके लिए वीपीएन की कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर प्राइवेट आईपी होती तो फिर वीपीएन की जरूरत पड़ती है ताकि हमारे नेटवर्क से उसका नेटवर्क कनेक्टेड रहे। सिंपल यहाँ पे स्कोप कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट डिफाइन होती है कि ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, स्कोप्स है, कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो ये सारी चीज़ें डिफर करती है कंपनी टू कंपनी। ठीक है, फिर यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं जूनियर पेन टेस्टर, लीड पेन टेस्टर्स के लिए, फिर ओवरव्यूज होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस यहाँ पे क्या क्या वल्नरेबिलिटीज के सीवियरिटी है, क्रिटिकल, हाई, मॉडरेट, लो। ठीक है, देन आपके स्कोप, अगर आपका यूआरएल है तो यूआरएल का पाथ होगा, अगर आपके पास में नेटवर्क है तो नेटवर्क का पाथ होगा। ठीक है, इसके आगे मैं एक और रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको, जो एक नॉर्मल टेम्पलेट जैसा ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल वल्नरेबिलिटी जो हमें मिली थी, एक क्रिटिकल है, एक हाई है, 4 मीडियम है और 3 लो वल्नरेबिलिटी है। तो इस पे हमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज मिली है, जैसे कि डेंजरस पोर्ट्स ओपन हो गया, एसएसएच का ब्रूट फोर्स हो गया। ठीक है, एसएसएच का आउटडेटेड वर्जन, ऑथेंटिकेशन बाईपास, ओके, अपाचे। तो ये सारे के सारे हमें वल्नरेबिलिटीज जो है वो मिली थी। और यही वल्नरेबिलिटीज पे जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है कि वल्नरेबिलिटीज का क्या काम है, इम्पैक्ट लिखना होता है उस वल्नरेबिलिटी से क्या होता है, फिर पाथ, कौन से आईपी में आपने वल्नरेबिलिटी ढूंढी है, सीवियरिटी क्या है, सीवीएसएस स्कोर, ये स्कोर डिफाइन करता है आपकी सीवियरिटी का कि कितना लेवल ऑफ रिस्क वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, फिर रेफरेंसेस के अंदर आप यूआरएल देते हो कि कहाँ से आपने ये रेफरेंस उठाया है ताकि आगे वाले को इजी पड़े। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट होता है, स्क्रीनशॉट। हाँ, अब अगर आप बग हंटिंग कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डायरेक्ट MP4 उठा के दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि सेंसिटिव पोर्ट्स ओपन है, ठीक है, कौन कौन से आईपीज में ओपन है, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट पे मार्क, मतलब मार्क किया हुआ है। फिर उसके बाद में मिटिगेशन दिया हुआ है, तो वैसे करके हर एक वल्नरेबिलिटीज का मिटिगेशंस और अपना सारा के सारा यहाँ पे डेटा होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसके जॉब सेक्टर के बारे में बात करूं, ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करूं या फिर एवरेज सैलरी के बारे में बात करूं, तो ये हम लोग बात करते। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फिलहाल क्वालिफिकेशंस है साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है, तो जैसे कि अगर आप सबसे लास्ट में से चेक करते हैं 20% होता है साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड अंडर ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिग्री है जो ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन के लिए होती है, मेनली साइबर सिक्योरिटी में। ये आपको कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मे बी गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम आ सकती है, जैसे कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हो तो। ठीक है, अदरवाइज ये प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं आती है। ठीक है, इनफैक्ट मैंने भी बीएससी में ग्रेजुएशन किया है, वो भी सिर्फ आईटी में, ना ही साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, लेकिन मेरे पास में स्किल्स है और प्राइवेट सर्टिफिकेशन है और एक्सपीरियंसड है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप ऊपर जाते हो, नॉलेज ऑफ रिवेलेंट रेगुलेटरी पॉलिसीज, सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन और डिग्री, ये ज़्यादा मैटर करता है आपके डिग्रीज को लेकर के। ठीक है, देन उसके बाद में अगर आप और ऊपर जाते हो तो यहाँ पे देखो डिग्री से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट आता है कि आपके पास में एक सॉफ्ट स्किल यानी कुछ नॉन टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग की स्किल्स हो गई। दैन अच्छा इंग्लिश अगर आप बोलते हो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इंग्लिश जो स्पीकिंग स्किल है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी मैटर करती है, क्योंकि अगर आप किसी क्लाइंट से डील करते हो या फिर आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो तो ये चीज़ आपको धीरे धीरे आ जाती है। देन उसके बाद में नॉलेज बेसिस ऑफ साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट देखो 40% है। ठीक है, क्योंकि 40% इसलिए है क्योंकि ये डिग्रीज और सॉफ्ट स्किल्स के अलावा अगर आपके पास में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है सिक्योरिटी पे और स्किल्स है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस का मतलब है ग्लोबल सर्टिफिकेशंस। ठीक है, अब अगर आपके पास में ग्लोबल सर्टिफिकेशंस है तो ये एक किक स्टार्ट आपको दे सकता है इन साइबर सिक्योरिटी में टू गेट अ जॉब। थोड़ा सा फास्टली काम करता है क्योंकि कुछ कंपनीज होती है जिनको सर्टिफिकेशंस चाहिए होते हैं। ठीक है, कुछ ही कंपनीज होती है, बाकी कंपनीज को जरूरत नहीं है सर्टिफिकेशंस की। ठीक है, फिर उसके बाद में देखोगे तो 47% और 49% होता है आपका नॉलेज इन एडवांस साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट एंड साइबर सिक्योरिटी वर्क एक्सपीरियंस का। ओके, अब ये जो वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर एक सबसे ज़्यादा बेस्ट बेनिफिट होता है आपका पोर्टफोलियो। ठीक है, अब जैसे कि मेरा दो पोर्टफोलियो बना होता है कि एक तो मैंने अपने बग बाउंटीज में काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रोफाइल पे, तो ये प्रोफाइल मेरे रेज्यूमे में अटैच्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक प्रोफाइल बनता है जहाँ पे आपने कितने वल्नरेबिलिटीज निकाले हैं। ऑल ओवर एक्यूरेसी रैंक 84 है, तो 100 में से 84 रैंक काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस अगर आप जाते हो तो आपके अचीवमेंट्स यहाँ पे आपको दिखते हैं विद एक्यूरेसी, आपने कौन कौन से वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे फाइंड किए हैं। ठीक है, प्लस हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम यानी जितने भी आप वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हो उनके वेबसाइट में आपका नाम होता है।
ठीक है। तो ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे कि एम्पॉल हो गया, ISC स्क्वायर हो गया, ठीक है, देन उसके बाद में डेल हो गया। तो यहाँ से मेरे पास में टोटल 19 पब्लिक प्रोग्राम है और 6 प्राइवेट प्रोग्राम्स। आपको प्राइवेट प्रोग्राम्स भी आते हैं, जैसे जैसे आपका प्रोफाइल बढ़ता है वैसे वैसे आपको प्राइवेट प्रोग्राम्स भी आते हैं। ठीक है। देन उसके बाद में आपका होता है CTF, जिसको हम लोग कहते हैं कैप्चर द फ्लैग। ठीक है। अब जैसे कि मेरा गिटहब पे देखता हूँ, यहाँ पे अकाउंट अभी ओपन है या नहीं है। जैसे मैंने रिपोर्ट राइटिंग में हर एक CTF की बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए CTF प्रोजेक्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर एक डॉक्यूमेंटेशन से अलग अलग CTF का, जैसे कि एम्पायर ब्रेकआउट है, एम्पायर लोपिंस है, तो ये CTF है। जैसे कि एक आधा CTF में डाउनलोड करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे वेट, एरर दिखा रहा है मेरे पास। तो मैंने जितने भी CTFs किए हुए हैं, ठीक है, वो सारा का सारा पोर्टफोलियो मेरे गिटहब पे भी है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो मैंने जिप फाइल में रखा हुआ है, ये मेरा एक और प्रोजेक्ट था जो मुझे मिला था, आई थिंक फ्रीलांस ही था। तो ये मैंने पासवर्ड, मतलब पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है ये। तो वैसे ही आपको अगर कोई फ्रीलांस भी मिलता है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि आगे वाले को पता चलता है कि आपने क्या क्या चीज़ें किया हुआ है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक नॉर्मल मैंने साइबर वॉकर्स करके दिया है। अब ये थोड़ा सा WPS का इशू है करके, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फंड वगैरह ऊपर नीचे और थोड़ा सा वो दिक्कत दे सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल मैंने जितने भी काम किए हैं, ठीक है, वो इस प्रकार से किए हुए हैं। अब ये वल्न हब करके, जैसे कि आपका बकराउड है, हैकर वन है, वैसे ही सेम वल्न हब करके आपको एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वल्नरेबल सिस्टम पे टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। जहाँ से आपको और ज़्यादा टेक्निक्स के बारे में पता चलता है। तो सेम चीज़ मैंने पूरी रिपोर्ट बना करके दी हुई है कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज पे निकाला है। ठीक है, विद स्क्रीनशॉट कैसे मैंने फाइंड किया है वल्नरेबिलिटीज को। ठीक है, एंड क्या क्या वल्नरेबिलिटीज मुझे यहाँ पे मिली है और कैसे मैंने सिस्टम का एक्सेस लिया हुआ है। ठीक है। तो ये जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं ये मेरे पोर्टफोलियो में एडेड है, और यही पोर्टफोलियोज जो होते हैं वो मेरे रेज्यूमे में होते हैं। ठीक है, जिससे मेरा जो स्किल्स है प्लस मेरे जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रखते हैं। ठीक है। क्योंकि कैसा है कि अगर आप कोई भी फील्ड में जाते हो वहाँ पे एक्सपीरियंस लेना स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो, रिपोर्ट राइटिंग्स बनाते हो, वर्क हंटिंग करते हो, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली जो है वो आपका पोर्टफोलियो एज एन एक्सपीरियंस पर्सन दिखा सकते हो। आप लिंक्डइन ओपन कर लो। ठीक है। लिंक्डइन में ऐसे कई सारे बग बाउंटी हंटर्स है या फिर ऐसे कई सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं जहाँ पे वो खुद देते हैं फ्रीलांसिंग वर्किंग ऑन हैकर वन और बग क्राउड। ठीक है। जबकि वो होता क्या है, फ्रीलांसर ही होते हैं, लेकिन हैकर वन और बग क्राउड भी आपके लिए एक रियल प्रोजेक्ट है। ठीक है। क्योंकि आप खुद वहाँ पे टेस्ट करते हो, खुद वहाँ पे आप बाउंटीज लेते हो, तो एज एन फ्रीलांसिंग आप वहाँ पे वो चीज़ डाल सकते हो एज एन एक्सपीरियंस पर्सन, क्योंकि आपके पास में ऐसा पोर्टफोलियो बनता है। ठीक है। अगर मैं मार्केट में फिलहाल अगर आपको डिमांडिंग जॉब्स के बारे में बात करूं, तो जैसे कि 2024 की अगर मैं बात करूं, तो पहले वेब डेवलपर्स पहले काफ़ी ज़्यादा हाइप पे थे। ठीक है। फिर उसके बाद में क्लाउड इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट। तो अभी जो है वो दो जो रोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। एक है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और वेब डेवलपर्स में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। ठीक है। क्योंकि वेब डेवलपर सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट डेवलप करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, आपकी एप्लीकेशन डेवलप करता है। फिर उसके बाद में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। ठीक है। ये सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट और सेकंड में सॉफ्टवेयर डेवलपर और साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। लेकिन अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी और वर्क की बात करूं, तो सिक्योरिटी एनालिस्ट सबसे ज़्यादा रिलायबल वर्क है रदर देन सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्योंकि आपको ज़्यादा कोडिंग करने से अच्छा आप टेस्टिंग पे ज़्यादा रिलाय रखते हो। जैसे कि अगर सपोज आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट दिया, तो आप बोल सकते हो कि प्रोजेक्ट 8 दिन में 10 दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, भले ही वो प्रोजेक्ट को 2 दिन या 3 दिन क्यों ना लगे, लेकिन आप 8 to 10 डेज में दे सकते हो आराम से। ओके। क्योंकि टेस्टिंग के लिए उसके परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस के लिए टाइम लगता है। ओके। अब
इसके बाद में अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं, ठीक है, जैसे कि मेनली जो अभी फिलहाल एवरेज सैलरी आई है एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, तो वो टोटल 4,80,000 से लेके तो 6 लाख तक जाती है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट थोड़ा सा पुराना है, अगर आप नया रिपोर्ट देखोगे तो अराउंड 6.5 7 के आसपास में एवरेज सैलरी इसकी पड़ती है। फिर उसके बाद जैसे आप एक्सपीरियंस लेते हो, फिर उसके बाद में आपका 8 10 12, इनफैक्ट जो जिनके पास में 5 ईयर्स या 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है उनका 24 से 30 लाख तक के सैलरी आती है, अगर आप कंसल्टेंसी या फिर प्रोडक्शन में काम करते हो तो, क्योंकि कंसल्टेंसी और प्रोडक्शन दोनों अलग अलग कंपनीज होती हैं जहाँ पे आप सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करते हो और आप वहाँ पे सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हो। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन कंपनी के पास में खुद का एक प्रोडक्ट होता है और कंसल्टेंसी फर्म के पास में दूसरों के प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनके पास में टेस्ट करने के लिए आते हैं, जैसे कि डेलॉयट और ईवाई। ठीक है, ये कंसल्टेंसी फर्म्स है, टीसीएस। ठीक है, देन उसके बाद में अगर आप प्रोडक्शन की बात करो तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रीम इलेवन, ठीक है, इसका खुद का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, फेसबुक, ये इसका खुद का एक प्रोडक्ट है। तो ये सारे प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट कंपनीज हैं। ओके, तो ये चीज़ होती है इन योर साइबर सिक्योरिटी। ओके, और ये काफ़ी ज़्यादा अभी फिलहाल इंपॉर्टेंस होता है अगर आप एक जॉब स्विच के लिए देखते हो। ठीक है, और अगर सपोज आप, जैसे मैं आपको बोला था, अगर आप जॉब के लिए ही देख रहे हो तो ऑल ओवर साइबर सिक्योरिटी इज़ बेटर है। ठीक है, इन केस अगर आप फिलहाल एथिकल हैकिंग के लिए जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके जो ऑल ओवर, जैसे कि मैंने आपको पूरे के पूरे मॉड्यूल्स भेजे हैं। ठीक है, और अगर आप जैसे कि टोटल, अगर मैं फ़ीस के बारे में बात करूँ तो जैसे मैंने बोला था, ये आपका एथिकल हैकिंग का तो फिक्स फिक्स आपका रहेगा, जो 3,500 ही रहेगा। लेकिन अगर आप ऑल ओवर पेन टेस्टिंग करते हो तो ऑल ओवर पेन टेस्टिंग का जो है वो आपको टोटल रहेगा आपके 3 to 4 मंथ का। ठीक है, 3 to 4 मंथ्स का यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे आपको मंडे टू फ्राइडे ही क्लास रहती है। ठीक है, इन केस अगर कभी क्लासेस मिस होती है तो हम लोग सैटरडेज को भी लेते हैं। ठीक है, कभी कभी संडेज को भी लेते हैं, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होता है। और आपका ये जो क्लास रहेगा वो टोटल 45 मिनट से लेकर तो 1 आवर के आसपास का रहेगा। ठीक है, ये आपके टोटल क्लासेस रहते हैं। और फिलहाल इसके अंदर जो टाइमिंग्स अवेलेबल है वो मैं आपको भेज दूंगा। आई थिंक फिलहाल तो 2 ही टाइमिंग्स अवेलेबल है, तो 1-on-1 सेशन ही है। तो अगर आप पहले एनरोल कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ऑल ओवर लेते हो तो आपको टोटल जो है वो 25,000 पड़ता है पूरे ऑल ओवर पेन टेस्टिंग का, फॉर 3 to 4 मंथ के लिए। और इसके अंदर आप चाहो तो आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा के पूरा होता है आपका ऑल ओवर साइबर सिक्योरिटी और आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। ठीक है, इसके अंदर कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर्टिफिकेट आपने बताया जो ग्लोबल है, हम्म। ओके, जिनकी ड्यूरेशन 3 to 4 मंथ है, हाँ। ओके, हम्म। तो इनकी एग्जैक्टली वैल्यू क्या रहती है? अगर से मैंने किया, हम्म। आपने जैसे बोला 1-1 लाख रुपए के सर्टिफिकेट रहते हैं, हम्म। हम्म। ओनली फॉर 3 मंथ्स है, ओनली फॉर 4 मंथ, हाँ। इससे क्या अपने करियर में बेनिफिट होता है आपको? हाँ, देखो, तो अगर आप सर्टिफिकेट ले रहे हो तो बेनिफिट्स ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि देखो आप सर्टिफिकेट क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर सपोज आप विदाउट सर्टिफिकेशन जाते हो। ठीक है, अगर आप विदाउट सर्टिफिकेशंस अगर आप स्टार्टिंग में जा रहे हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जॉब लेने में काफ़ी, मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको लेट हो जाएगा या फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मेनली देखो, मेनली आपका डिपेंड करता है इंटरव्यू बेस्ड पर। ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं भी रहता है तो ये आपका बेस्ड होता है इंटरव्यूज और कंपनी बेस्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। ठीक है, अब कंपनी ए जो है ये भी साइबर सिक्योरिटी के लिए हायर कर रही, कंपनी बी भी साइबर सिक्योरिटी के लिए हायर कर रही। अब कंपनी ए को चाहिए सर्टिफिकेशंस वाला जिसके पास में सीईएच हो। ठीक है, जिसके पास में ओएससीपी हो, इसमें से कोई भी एक सर्टिफिकेशंस आपके पास में होने चाहिए। अब कंपनी बी वाला क्या बोलता है, कंपनी बी वाले को कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपका जो मैटर करता है वो करता है इंटरव्यू बेस पे कि आप कैसे इंटरव्यू क्रैक करते हो। ठीक है, अब आपके पास में दो कंपनी आई, एक कंपनी ए और कंपनी बी। अगर आपके पास में सर्टिफिकेशन है तो आप दोनों में इंटरव्यूज दे सकते हो, आप दोनों में इंटरव्यू पास कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप कंपनी ए पे फोकस नहीं कर सकते, आप सिर्फ कंपनी बी को ही आपको टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी टू कंपनीज वैरी करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे पास भी सर्टिफिकेशन अभी फिलहाल सीईएच का था जो पुराना है वो भी एक्सपायर हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड पे ही है, क्योंकि एक बार अगर आप जॉब पे लग जाते हो फिर आपका सर्टिफिकेशन जो है वो मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ, जॉब पे लगने के बाद अगर आप कभी सर्टिफिकेशंस लेते हो तो आपको हाइक मिलने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपका पैकेज स्टार्टिंग में 6 लाख लगा। ठीक है, अब 6 लाख के बाद अगर आप विदाउट सर्टिफिकेशन जा रहे हो तो सपोज मैं पकड़ लेता हूँ 10 लाख रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास वो सर्टिफिकेशंस है तो आप अप टू 12 to 15 LKS तक जा सकते हो।
ठीक है। तो सर्टिफिकेशन जो है वो भी मैटर करता है हाइक पे। ठीक है, और कंपनी टू कंपनीज भी वेरी करता है। ठीक है, अब मैं इसका दिखा देता हूँ एग्जांपल कैसा है। ठीक है, अब इतना सब कुछ अपन नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे तो पूरा दिया भी नहीं है नेट। ये डिजिटल मार्केटिंग का है। कोई भी लोकेशन डालो, यहाँ पे मैंने नॉर्मल लोकेशन डाला हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे कोई भी हम लोग एक ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ ले लेते हैं जिसको ज़्यादा नहीं 1 to 6 ईयर का ही चाहिए। और टीसीएस का भी देख लेते हैं एक बार बता। ठीक है, अब इनके अगर आप जेडी देखोगे, ठीक है, ये इनकी जेडी है। अब देखो यहाँ पे इसने कहीं पे भी सर्टिफिकेशन का बोला है नहीं बोला है। ठीक है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सिक्योरिटी पॉलिसीज प्रोसीजर, सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, सिक्योरिटी गवर्नेंस कंप्लायंस, ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिक्योरिटी गवर्नेंस कंप्लायंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट्स और कैंडिडेट प्रोफाइल। हाँ देखो, प्रीफर कैंडिडेट को प्रोफाइल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, रेडी टू वर्क इन क्लाइंट टाइम जोन। ठीक है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस जो भी आपके पास है, और जॉब लोकेशन। अब इसने आपको यही नहीं बोला कि आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। जबकि जबकि यहाँ पे 1 से 6 साल का ही यहाँ पे आपको ये लगेगा, क्या कहते हैं अपना, एज एन एक्सपीरियंस। ठीक है, वहीं मैं आपके टीसीएस का देख लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये भी ना आपको मतलब ये बोले कि नहीं हम लोग को भी नहीं चाहिए करके। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको चाहिए, ये देखो इसको भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी कहीं पे भी सर्टिफिकेट का यहाँ पे इसने नहीं दिया हुआ है। GCNST नहीं, कहीं पे भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब एक कोई तो भी कंपनी है जिसको चाहिए है। आई थिंक अपलक्स करके है, मैं भी देखता हूँ मैं उससे। मुझे शायद इसको चाहिए, हाँ ये देखो ये रहा। ठीक है, ये देखो, व्हाट डू यू नीड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, प्राइमरी स्किल्स सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, OSCP सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ये देखो ये रहा, OSCP सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आपके पास में दो कंपनी है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसके पहले वाली कंपनी आपको दिखाई, उसने आपको नहीं बोला। ठीक है, वो बोलता है कि नहीं हमको सर्टिफिकेशन चलेगा, इनफैक्ट टीसीएस भी नहीं मांगता आपको सर्टिफिकेशंस। लेकिन अगर मैं अपलट्स की बात करूँ तो इसको इसको आपको सर्टिफिकेशन चाहिए। ठीक है, अब ये आपको 3 इयर्स एक्सपीरियंस तो बोल ही रहा है, प्लस आपको सर्टिफिकेशंस भी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाओगे साइबर आर्क में, इस ये 1 से 6 सर्टिफिकेशन, अब ये 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आप बग हंटिंग का भी दिखा सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग आपको, अगर आप 6 मंथ का इंटर्नशिप या 3 मंथ का इंटर्नशिप करते हो तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो अनपेड रहेगी। तो ये इंटर्नशिप में आपका एक एक्सपीरियंस कवर अप होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको सर्टिफिकेशंस की नीड नहीं है। इनफैक्ट टीसीएस को भी नीड नहीं है, लेकिन अपलर्स को यहाँ पे नीड है सर्टिफिकेशंस की। प्लस ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है 12 मंथ्स के लिए। ठीक है, अब 12 मंथ बाद अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे मैं यही बोलूंगा कि नहीं जाओ तो ही बेटर है, भले ही वो कितना भी पैसा दे। ठीक है, तो ये अगर एक साल, अगर आप सपोज पहले अगर आप कोई जॉब करते हो, फर्स्ट टाइम ही अगर आपको इस प्रकार का जॉब लगता है कॉन्ट्रैक्चुअल में, तो आप 1 साल में छोड़ सकते हो कंपनी स्विच करने के हिसाब से। ठीक है, तो बेटर है। लेकिन अगर आप एज अ कंटिन्यूएशन में देख रहे हो, लाइफ टाइम के लिए स्टेबिलिटी देख रहे हो, तो ये मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कभी भी। ठीक है, अब ये यही चीज़ होती है कि आपके पास में भले ही सारी चीज़ अवेलेबल है, स्किल्स है, लेकिन आपके पास यहाँ पे एक सर्टिफिकेशंस का दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि बहुत से केसेस में होता है जहाँ पे आपके, अगर आपके पास में सर्टिफिकेशन नहीं है तो भी आप जॉब पे लग सकते हो। इनफैक्ट जैसे कि मैं एज एन, जैसे मैंने आपको बस बताया कि मैं एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आगे वाले को दिखाना पड़ता है कि आपके पास में आप सर्टिफाइड ट्रेनर हो। ठीक है, तो अगर आपके पास में सर्टिफिकेशन नहीं है तो वो लोग एज एन यही दिखा दे कि आगे वाले बंदे के पास सर्टिफिकेशन है। ठीक है, और वही बंदा जो है वो आपको पढ़ा रहा है। तो वैसे ही सेम कंपनी को इसलिए ये OSCP सर्टिफिकेशन चाहिए, क्योंकि जो क्लाइंट है इनका, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे।
ठीक है। अब इनका जो क्लाइंट है वो पहले यही मांगता है कि आपके पास में जो बंदे हैं जो काम करने वाले हैं क्या वो सर्टिफाइड है या नहीं है। इसलिए उनको ये सर्टिफिकेशन की जरूरत है, अदरवाइज सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो यही चीज आपकी मैटर करती है। आप पहले जेडी देख सकते हो, काफी सारे जेडी में आपको सर्टिफिकेशंस नहीं भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और कोई डाउट है आपको? हाँ, और करियर वाइज भी आप कुछ हेल्प करते हो? हाँ, करियर वाइज जो जैसे है कि आपको हमारी तरफ से हेल्प जो मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जैसे आप बग बाउंटीज वगैरह करते हो, ठीक है, प्लस आपको इंटरव्यूज क्वेश्चंस, प्लस आपको कैसे जॉब्स वगैरह फाइंड करना है, एडवांस टेक्निक्स आपको दिखाई जाएंगी कि क्या क्या कीवर्ड्स आपको होनी चाहिए, कैसे आप लिंक्डइन में सर्च कर सकते हो, क्योंकि हम लोग बहुत से टाइम जब आप जॉब सर्च करते हो तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे मिस्टेक्स कर देते हैं जहाँ से आपको लीड्स नहीं मिलती हैं। ठीक है। प्लस आपका रिज्यूम बिल्डिंग, एंड अगर कोई ये आता है जैसे कि एज एन फ्रेशर के लिए कोई अप्लाई आता है तो हम लोग जैसे कि डायरेक्ट आपको सेंड करते हैं कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो वाया लिंक्डइन ही जो है मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। तो ये आपको गाइडेंस मिलती है, प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है जो मेरे पास जितने भी इंटरव्यूज अब तक के आए हैं, जितने मैंने दिए हैं, जितने हमारे लाइक स्टूडेंट्स ने दिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस वगैरह है वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होते हैं कि 60 to 70% या 80% या 90% क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे से आते हो। ठीक है। और इसमें आपको कैसे अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी, वो सारी चीज़ें जो है वो पढ़ाई जाएगी। और कोई डाउट्स? नहीं नहीं, हम कोई डाउट नहीं। चलो, ठीक है। तो वैसे आप फिर मेरे को बताइए, ठीक है, अगर आपको ऑल ओवर पेन टेस्ट चाहिए तो अपन वो उससे स्टार्ट करेंगे, या फिर आपको अगर फर्स्ट एथिकल हैकिंग करना है तो हम उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक।